आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अपनी जो अर्थव्यवस्था अर्थात अपना जो आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को विश्व के व्यापार के साथ विश्व के अन्य देशों अन्य कोने कोने में अपने व्यापार को फैला देना ही फ्रेंड्स हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप बिहार में हैं और आप उत्तर प्रदेश से कोई भी प्रोडक्ट खरीद करके बिहार में बेच रहे हैं, अर्थात आप दूसरे राज्य से सामान खरीद करके आप अपने राज्य में बेच सकते हैं या अपने राज्य का सामान दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। उसके लिए एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका की कोई भी वस्तुएं बिहार में बेचना है तो आप क्या कीजिएगा, मुंबई में जाइएगा। मुंबई में आपको अमेरिका की वो वस्तु जिसको आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगी और आप मुंबई से ला करके आप बिहार में वो वस्तु को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण होता है। ठीक है, आप क्लियरली समझ रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद यानी विदेशी कोई भी सामान अपना सामान या सेवाएं बेच सकते हैं आप। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं। इस प्रकार के वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर अपना व्यापार और आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम फ्रेंड्स वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा भूमंडलीकरण जो है ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है। उसको हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया उस समय क्या हुआ फ्रेंड्स, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया और इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम जो था फ्रेंड्स परिमाण वो काफ़ी बढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। अर्थतंत्र में फ्रेंड्स ये चारों तरफ से मिल गया अभी जो हम आपको बताएं वैश्वीकरण। ठीक है, और इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमारा बैंक है फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संस्था और पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां और औद्योगिक कंपनियां जो थी जो प्रोडक्ट उत्पादन करती थी जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं का बहुत बड़ा योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों, ठीक है, अर्थात कंपनियों का प्रचार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान है। आप समझ सकते हैं कि उस कंपनियों के योगदान से ही हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े समाज में जो मार्केट है वो डेवलप हो पाए हैं या अच्छी व्यवस्था बन पाई है। उनके लिए अच्छे सड़कों का भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा माल को सप्लाई करने के लिए। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा है। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों का जीवन स्तर इतना ऊंचा उठा कि भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अर्थात नए नए अवसर को भी उपलब्ध कराया गया जिसके कारण भारतीय लोगों को जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। जैसे टूर एवं ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आई जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। देखिए फ्रेंड्स जब भूमंडलीकरण हुआ उस समय भारत में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर मिले और कोई भी बेरोजगारी से अछूता नहीं रहा। लेकिन आज के डेट में इतनी बेरोजगारी हमारे समाज में फैल गई है जिसके कारण अब गरीबी तो चरम सीमा पर है। आप समझ सकते हैं ये उस समय की बात है जब 19वीं शताब्दी के मध्य में जब भूमंडलीकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए अर्थात ठप हो जाए। उस समय फ्रेंड्स लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा
दाना का बाजार में कोई कीमत नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसा है लेकिन यहाँ पर बाजार में कोई सामान ही नहीं है, तो आप उस पैसे की क्या कीमत है जब आप उस पैसे से कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं। या उसके अपोजिट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं इस प्रकार से, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो उस सामान का क्या कीमत जब आप उस सामान को खरीद ही नहीं पा रहे, आपके पास पैसा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति क्या थी? उत्तर हो जाएगा, साधारणतः औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर के मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति थी। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति फ्रेंड्स हमारे पूरे भारत में फैल गई और आज भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हर क्षेत्र में अर्थात हर देश में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये 1944 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जुलाई के महीना में, और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? उत्तर हो जाएगा, विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित जो वस्तुएं थी फ्रेंड्स, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम जो था उसने विश्व बाजार ने किया, और इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ ही व्यापार पूंजी के प्रवाह और श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार को स्वरूप को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत किया। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारे गाँव से जो लोग गए थे वे शहरों में काम करते थे, जिससे वहाँ पर काम करने के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत अधिक मात्रा में काम होता था, लेकिन सिर्फ आप मटेरियल ही बनाते जाएं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल बना दिए, लेकिन इसको बेचने के लिए भी तो फ्रेंड्स कोई ना कोई साधन चाहिए, आपको बाजार चाहिए। तो इसको बेचने के लिए भी फ्रेंड्स जितने भी औपनिवेशिक देश थे उन सारे को इसका केंद्र बनाया गया, और सभी क्षेत्र में फ्रेंड्स बाजार विकसित किया गया और उस मटेरियल को बेचने जाने लगा, जिसके कारण फ्रेंड्स औद्योगिक क्रांति ने इस प्रकार से पूरे विश्व बाजार को एक बहुत विस्तृत किया। आप देख सकते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा विश्व बाजार जो है डेवलप किया है मुंबई को। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, कलकत्ता हुआ, बनारस हुआ, आप देख सकते हैं ये सभी के सभी बिल्ड एक तरह से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा, विश्व बाजार के लाभ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है फ्रेंड्स। जो विश्व बाजार होता है वो सभी जातियों को, लोगों को एक रोजगार के लिए एक अवसर प्रदान करता है। इससे व्यापार और उद्योग में फ्रेंड्स काफ़ी तीव्र गति मिली है व्यापार को, और बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का भी इससे उदय हुआ, क्योंकि लोग अधिक से अधिक मात्रा में पैसों को रखने के लिए बैंक की सहायता लेते हैं। तो इस प्रकार से बैंक और बीमा व्यवसाय इन सभी का फ्रेंड्स उदय हुआ, और औपनिवेशिक में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण हुआ। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया, ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा, अलग अलग केमिकल के भी यूज होने लगे। ये विश्व बाजार के ही कारण फ्रेंड्स संभव हो पाया, और शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुई। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, और इससे हानियाँ भी हुई थी। हानियाँ थी जैसे कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। उस समय क्या हुआ फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े देश थे जैसे ब्रिटेन हो गया, ये सभी एक दूसरे को कब्जाने के चक्कर में, अर्थात एक दूसरे को अपना उपनिवेश बनाने के चक्कर में, ठीक है, देशों को गुलाम करने लगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स वहाँ पर उसका साम्राज्यवाद अर्थात उसका साम्राज्य बिल्ड होता गया, अर्थात बढ़ते गया फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं कमज़ोर देशों को बहुत ज़्यादा से घाटा भी होता था, ये हानियाँ हैं। और गरीबी, अकाल और भुखमरी बढ़ गई, क्योंकि शहरों में फ्रेंड्स लोग चाहते थे, जो कंपनियों मालिक थे वो मजदूरों से बहुत ज़्यादा मात्रा में काम कराते थे और उनको मजदूरी नहीं के बराबर देते थे। ठीक है, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से कराएंगे। उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, लोग बहुत ज़्यादा घमंड में रहने लगे, और राष्ट्रवाद जो था फ्रेंड्स वो अपने चरम सीमा पर था, क्योंकि
जैसे देखिए, अगर अत्याचार होगा तो जनता तो हार मानेगी नहीं, जनता अपना राजतंत्र जब पहचान लेगी तो उखाड़ फेंकेगी राजतंत्र को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूरों पर एक टिप्पणी लिखे। उत्तर हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया गया था और इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में लाया गया था। इनको कहाँ ले गया था फ्रेंड्स? जमैका देश है वहाँ पर, फिजी, जमैका फिजी एक देश है वहाँ पर ले गया था, और त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस भी एक देश है, ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश ही है, तो वहाँ पर भी इसको ले गया था गिरमिटिया मजदूर को, अर्थात हमारे भारत से मजदूरों को ले गया था और उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है जिन मजदूरों को फ्रेंड्स ले जाया जाता है दूसरे देश में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो था फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था और 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स गिरमिटिया मजदूरों की हालत और भी बदतर से बदतर होते गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, बृहद उत्पादन व्यवस्था का आरंभ हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग से किया। इसने उत्पादन बढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। जो हेनरी व्यवस्था किया था फ्रेंड्स हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग से, उसमें देखा कि उसका उत्पादन बढ़ा, लागत और कीमत में कमी आई, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ गई। साथ ही हायर परचेज किस्त पर सामान खरीदने का भी परंपरा उस समय से आरंभ हुई। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, अगर आप अपने नौकर को अच्छा पैसा दीजिएगा, अच्छा कपड़ा दीजिएगा, मतलब कि ज़्यादा अच्छा दीजिएगा वीआईपी, तो फिर नौकर नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जितना हक है, अगर आप उसके हक भर उतना आपको उसको पैसा देते हैं तो आपका काम बहुत ही शिद्दत से करेगा, अच्छे से करेगा। लेकिन आप उसको बहुत ही कम मजदूरी पैसा देते हैं और ज़्यादा काम लेते हैं तो ढंग से उस काम को नहीं कर पाएगा, अपना पूरा इम्पोर्टेंट उस काम के लिए समर्पित नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं उस समय जब उसने देखा कि उनको अच्छे पैसा देने पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो मजदूर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत से और अपने शिद्दत के साथ काम को कर रहे हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी कमाने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़े? उत्तर हो जाएगा, भारत पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ, ठीक है। और आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वे और अमीर पर अमीर होते गए। तथा जो महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी थी फ्रेंड्स, ठीक है। अर्थात जो सोने को खरीदने लगी थी, निर्यात मतलब होता है खरीदना और आयात मतलब होता है खरीदना और निर्यात मतलब होता है बेचना। उस समय क्या हुआ फ्रेंड्स, आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारे देश में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया? इसकी क्या उपलब्धियां थी? या इसी को कभी कभी पूछ देता है, ब्रेटन वुड्स समझौता की व्याख्या करें, ठीक है फ्रेंड्स। जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था उसमें फ्रेंड्स ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, उसी की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के सुझाव के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में फ्रेंड्स 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक के बारे में समझाता हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाले। तो उत्तर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापक तबाही के प्रभाव को कम करने के जो फ्रेंड्स मुद्दे थे उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयास आरंभ किए गए, ठीक है। और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर एक साझा बाजार की गई, ठीक है। और 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जिसमें विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए G27, G8, आसियान, ओपेक, ठीक है, डचेस और यूरोपीय संघ का गठन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां होती हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन 3 प्रवाहों पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के प्रवाहों पर आधारित है और ये 3 प्रकार हैं व्यापार, श्रम तथा पूंजी। ठीक है, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होता है व्यापार, श्रम तथा पूंजी के माध्यम से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आर्थिक विनिमय हैं ये इन्हीं तीनों पर आधारित हैं। आधारित यहाँ पर दिया है, इस प्रकार से लिख सकते हैं या आधारित इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्था थी। एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं दूसरा था विश्व बैंक। ये हमको लगता है कि पहले भी आपको क्वेश्चन में करा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में कॉल सेंटर की क्या उपयोगिता है? देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो कॉल सेंटर है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका गलत उपयोग हो रहा है। देखिए वर्तमान समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसमें बैठे बैठे कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी के विषय में वांछित सुविधा प्रदान की जाती है फ्रेंड्स, प्राप्त की जाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉल सेंटर। अब तो कॉल सेंटर के नाम पर फ्रेंड्स जॉब भी लग रहा है जो बहुत गलत है। ठीक है, इसमें बहुत गलत तरीके से लड़के और लड़कियों को इसका शिकार बनाया जाता है और जो इसमें एक बार फंस जाता है फ्रेंड्स उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आप लोग अभी से संचित रहिए और इन सारी चीज़ों पर ध्यान न दीजिए क्योंकि कॉल सेंटर का आज डेट में उपयोग बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये बदलाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से आए जिसका समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इस विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग और औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता गया। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से समझ सकते हैं विश्व बाजार का स्वरूप कैसा होगा। इसमें बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं हम कि इसमें जब देखिए फ्रेंड्स उसके बदलाव विश्व बाजार के बहुत निम्नलिखित आए, जैसे कि यहाँ पर आर्थिक बदलाव हुआ, लोगों में राजनीतिक भी बदलाव हुआ और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी, ये सभी के सभी फ्रेंड्स बदलाव देखने को मिले विश्व बाजार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। उत्तर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी और इस व्यवस्था में मजदूरों को एक इकरारनामा, ठीक है फ्रेंड्स, पहले उनसे करार कर लिया जाता था और जो बागान मालिक और मजदूरों के बीच होता था फ्रेंड्स, ठीक है, और उसी के तहत उनको मजदूरों को काम करना पड़ता था। एक बार में ही निश्चित हो जाता था। ठीक है, और कोई फ्रेंड्स उनको अधिकार नहीं दिया था मजदूरों को। क्या है यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, सारे अधिकार मालिक को प्राप्त थे। वो जो चाहे मर्जी में वो मजदूरों के साथ कर सकते थे, मजदूरों को इसके लिए कुछ भी कहने के मतलब कि हक नहीं दिया गया था। बागानों में फ्रेंड्स, खेतों और खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। काम पूरा नहीं होने पर फ्रेंड्स मजदूरों के जो मालिक थे वो उन्हें दंडित भी कर सकते थे, इतना उनको अधिकार प्राप्त था। वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान हो गई थी और वे राजा की जिंदगी जीते थे। मजदूरों से बहुत ज़्यादा मात्रा में काम लिया जाता था और बदले में उनको पैसा बहुत कम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के क्या कारण थे। उत्तर देगा 18वीं शताब्दी तक भारतीय सूती कपड़ों की मांग सारे विश्व में थी, परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक कारणों से इसमें गिरावट आती गई जो निम्नलिखित हैं। जैसे मान लीजिए जिसका पहला कारण भारतीय सूती कपड़ों की उद्योग की गिरावट का सबसे मुख्य कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी फ्रेंड्स, जिसके कारण अब भारत से सूती कपड़ों का आयात बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक सरकार भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों की भरमार कर दी जो भारतीय वस्त्र के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते थे। हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे
पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, चैप्टर 5 या चैप्टर 4, तो उसमें हम अच्छे से समझाए हैं कि जो भारतीय कपड़े होते थे उस पर अंग्रेज फ्रेंड्स 100 रुपये टैक्स लगा देते थे, इससे भी ज़्यादा। मान लीजिए उसका 100 रुपये का कपड़ा है तो उस पर 100 रुपये टैक्स हो गया, तो फ्रेंड्स वो कपड़ा उसको कितने का पड़ा, वो कपड़ा उसको 200 का पड़ा, ठीक है। और वही कपड़ा 100 रुपये का कपड़ा अंग्रेज अगर यहाँ पर 150 को भी बेच रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर कोई भी भारतीय यहाँ पर अगर है उसको खरीदना चाहेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ पर ना के खरीदेगा, अंग्रेज से खरीदेगा 150 रुपये में, क्योंकि उसको 50 रुपये बच रहा है। आज की भी डेट में फ्रेंड्स अगर लोग सस्ते के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, क्योंकि जो सूती कपड़े होते थे जो ब्रिटेन के, वो बहुत सस्ते भाव में मिलते थे और भारतीय कपड़े फ्रेंड्स टैक्स के कारण बढ़ जाते थे। ये तो 200 रुपये का कपड़ा होगा, 100 रुपये कपड़ा और 100 रुपये टैक्स, तो ये कहीं ना कहीं 250 का देगा, क्योंकि उसको भी तो 50 रुपये फायदा कमाना है। तो आप कभी भी फ्रेंड्स ये 150 का बेच रहा है, वही कपड़ा यहाँ पर मिल रहा है, वही कपड़ा 250 का, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स इंडिया में व्यापार कपड़ों की जो ठप होते गई और इंग्लैंड उन्नति पर उन्नति शिखर बटोरते गया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी कम कीमत से, ठीक है, भारतीय कपास या रुई को खरीदकर इंग्लैंड भेज देती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छा कपास मिलना मुश्किल हो गया था, ठीक है। जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे कपास थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बहुत ही कम कीमत में उस कपास को खरीद करके इंग्लैंड भेज देती थी, और वहाँ पर जो कपड़े निर्माण होकर आते थे वो यहाँ पर सस्ते दामों में मिलते थे। इसके अलावे भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात पर काफ़ी कर लगा दिया गया, ठीक है। हम अभी बताएं 100 रुपये कर लगा दिया था 100 रुपये कपड़े पर, तथा ब्रिटिश निर्मित कपड़े की कीमत फ्रेंड्स को काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे निःशुल्क आने लगा और उन लोगों के कपड़े पर कोई कर नहीं देने होते थे, तो वो अपने मनमाने ढंग से बेचते थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।